हेलो एवरीवन, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सामान्य अध्ययन। जैसे कि आप लोगों को तो पता ही है कि हम लोग सामान्य अध्ययन पढ़ रहे हैं। इसमें लगभग 350 प्रश्न हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, 350 प्रश्न पढ़ चुके हैं। पहले पढ़े हैं प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है, 8 क्लास हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये हम लोगों का 9वां क्लास है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित हम लोग आज की क्लास में 40 प्रश्न पढ़ेंगे। जैसा कि पहले क्लास में हम लोग पढ़ते थे, हर क्लास में 40 प्रश्न। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? उत्तर आपका हो जाएगा 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आइए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। व्याख्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमकेश बनर्जी ने की थी तथा इसके प्रथम महासचिव स्वयं A.O. ह्यूम थे। तो ये जो महत्वपूर्ण नाम हैं उसको याद रखिएगा। 1885 याद रखिएगा, A.O. ह्यूम याद रखिएगा। उसके बाद से वो क्या थे? तो एक अंग्रेज अधिकारी थे। पहला अधिवेशन हुआ 28 दिसंबर 1885 को। जगह का नाम पूछा जाता है तो मुंबई। उसके बाद से गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में और 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। एक और नाम है W.C. बनर्जी। ये अध्यक्ष थे उस समय में, W.C. बनर्जी। और महासचिव कौन थे? A.O. ह्यूम, जिनके द्वारा ये स्थापना किया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखते हैं 122 नंबर। 122 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई वर्ष किस वर्ष में की गई? तो 1885 में की गई। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम ने की थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी था। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी W.C. बनर्जी थे। 123 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, किसने की थी? A.O. ह्यूम ने। ठीक है, A.O. ह्यूम का पूरा नाम क्या था? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ये शिमला में बस गए थे। 1884 ईस्वी में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास का दौरा करने के उपरांत इन्होंने यह घोषणा की कि दिसंबर में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पुणे में आयोजित किया जाएगा, जिसमें तीनों महाप्रांतों के सभी भागों के शिक्षित प्रतिनिधि शामिल होंगे। लेकिन पुणे में हैजा फैल जाने के कारण सम्मेलन का स्थल बदलकर गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला बम्बई कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया? तो दादा भाई नौरोजी के नाम पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 124। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो उत्तर आपका हो जाएगा A.O. ह्यूम। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 125 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, क्या थे?
असैनिक सेवक, विज्ञानी, सामाजिक कार्यकर्ता, मिलिट्री कमांडर। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि वह एक सेवानिवृत्त सैनिक थे, यानी असैनिक सेवक थे। अगला प्रश्न देखते हैं 126। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? उत्तर आपका हो जाएगा बम्बई, जो अब मुंबई है। प्रश्न नंबर 126 हो गया। इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को तेजपाल संस्कृत पाठशाला बम्बई, जो कि अब मुंबई है, उसमें हुआ। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें 38 प्रतिनिधि बम्बई महाप्रांत से, 21 सदस्य मद्रास से और 3 सदस्य बंगाल से, 7 सदस्य उत्तर प्रदेश एवं अवध से, 3 सदस्य पंजाब से सम्मिलित हुए। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की और A.O. ह्यूम इसके सचिव थे। प्रश्न नंबर 127। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? अब तक था प्रथम अधिवेशन, अब आ गया द्वितीय अधिवेशन यानी दूसरा अधिवेशन। तो दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। पहला कहाँ हुआ था? बम्बई में। अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। इसी अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हुआ। ये प्रश्न बन सकता है कि किस अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हुआ। इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने 1893 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन तथा वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। 128 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? उत्तर आपका हो जाएगा 1924 की अध्यक्षता की थी। जो 1924 में हुआ था अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि दिसंबर 1924 में बेलगांव में कांग्रेस के 39वें वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव द्वारा निश्चित किया गया कि गांधी जी के रचनात्मक कार्यों पर बल दिया जाए। इसी अधिवेशन में गांधी दास समझौते को अनुमोदित किया गया। 129 नंबर प्रश्न है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आप लोगों को पता ही होगा, सरोजिनी नायडू। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सरोजिनी नायडू जिनका समय है 1879 से लेकर 1949 ईस्वी तक, प्रख्यात कवयित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थीं। वर्ष 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में वे कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। वे महात्मा गांधी की विश्वास पात्र और निष्ठावान सहयोगी थीं। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने पर इन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। वर्ष 1947-49 में यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 130। प्रश्न नंबर 130 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? बांकीपुर, बिहार में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर, बिहार में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता R.N. मुधोलकर, नाम याद रखिएगा, इसने की थी। इसी अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया और ये प्रश्न बन सकता है कि किस अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। प्रश्न नंबर 131 है कि पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस पुस्तक के नाम को आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाता है। तो इस किसने लिखी इसको? तो उत्तर आपका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी थे। प्रश्न नंबर 132 है, किसने कहा था? किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध
किया गया था? उत्तर आपका हो जाएगा सर सैयद अहमद। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद ने एक संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन बनाई, जिसका स्पष्ट उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल बनाना था और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। सैयद अहमद खान ने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। 133 नंबर प्रश्न देखते हैं। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने कहा है? उत्तर आपका हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और यह बड़ी इच्छा भारत में रहते ही होगी, इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं, लॉर्ड कर्जन ने कहा था। देखिए इसका विचार कैसा है। आगे बढ़ते हैं। 33 हो गया। अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं है, अतः इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता थे लॉर्ड कर्जन। वर्ष 1900 में कर्जन ने कहा था, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। वर्ष 1903 में उन्होंने मद्रास के गवर्नर को लिखा। क्या लिखा? आइए पढ़ते हैं कि जब से मैं भारत में आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूँ। ये नाम याद रखिएगा। और कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल से मिलने से इनकार कर दिया। प्रश्न नंबर 134 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना आरंभ हुआ? तो उत्तर हो जाएगा लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ। ठीक है, राय बहादुर और खान बहादुर। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के काल में पारित किया गया। प्रश्न नंबर 135 है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे, कैसे थे? ग्रामीण क्षेत्रों से थे कि शहरी क्षेत्रों से, या दोनों से, या फिर पंजाब से? उत्तर का हो जाएगा शहरी क्षेत्रों से थे नरमपंथी नेता। नरमपंथी नेता में कौन कौन आएंगे, आइए देख लेते हैं। उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दीनदयाल उपाध्याय, व्योमेश बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे नेता शहरी क्षेत्रों से संबद्ध थे। ठीक है, इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार एवं साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे, का अधिकार था। उपाधियां और बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षण रखते थे। कांग्रेस में आने वाले प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे और जनसाधारण से इनका कोई संपर्क नहीं था। फिरोज शाह मेहता ने स्वयं कहा था कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, परंतु उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे इनकी भावनाओं को समझें और उन्हें व्यक्त करें और उनके उपचार का प्रयत्न करें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 हो गया। 36 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन उपग्रंथी नहीं था? उपग्रंथी नहीं था तो उत्तर हो जाएगा आपका गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबद्ध थे। वह संभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे। इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी उनके शिष्य बन गए। किन्हीं के? गोपाल कृष्ण गोखले के शिष्य गांधी जी बन गए।
इन्होंने 1889 में इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन के मंच से राजनीति में भाग लिया। 1897 ईस्वी में उन्हें और वाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त बेलवी आयोग के सम्मुख साक्ष्य देने को कहा गया। 1902 में वह बम्बई संविधान परिषद के लिए और कालांतर में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए चुने गए। प्रश्न नंबर 137 है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की। ये प्रश्न ध्यान रखिएगा। 137 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना था और संवैधानिक रूप से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। इस मंडल ने वी श्रीनिवास शास्त्री, जी के देवधर, एन एम जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू जैसे महान समाज सेवक पैदा किए। MCC तलवाड़, BN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके प्रख्यात सदस्य थे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37 हो गया। 38 प्रश्न नंबर 138 है कि 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा अभी हम पढ़े हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 139 नंबर प्रश्न है कि रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनैतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। ठीक है, उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था रजनी पामदत्त ने कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। आगे देखते हैं। अगला रजनी पामदत्त ने यह कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था, कांग्रेस कई अवसरों पर अंग्रेजी हुकूमत के साथ सहयोग भी करती थी, जैसे प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग हो या गांधी इरविन वार्ता हो, गांधी इरविन समझौता हो। इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साम्राज्यवाद का विरोध करते हुए अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए देश को स्वतंत्र भी कराया। प्रश्न नंबर 140, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। कब आया? 1906 के बाद। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गरम दल का प्रभाव बढ़ा। गरम दल का नेतृत्व प्रमुख कांग्रेसी नेता जिनको लाल बालपाल और घोष कहा जाता है वो ये हैं कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष ने मिलकर किया। इन नेताओं ने स्वराज्य को अपना लक्ष्य बनाया। तिलक ने नारा दिया कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। 141 नंबर प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगे कब? कि जब वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने, उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया, सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त किया, उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी कि सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त किया और उनको जेल में डाल दिया गया। जब वो जेल से बाहर निकले तभी महात्मा गांधी ने इनको लोकमान्य तिलक के नाम से लोकमान्य तिलक की उपाधि दी थी। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक यानी नेशनल हीरो के रूप में उभरे और उन्हें लोकमान्य की उपाधि प्राप्त हुई। इस तरह किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई। प्रश्न नंबर 142, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? नरम दल में कौन है और गरम दल में कौन है, ये भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो उत्तर आपका हो जाएगा अरविंद घोष, लाल बालपाल अरविंद घोष। ठीक है,
ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 42 हो गया। ये व्याख्या है 42 का कि अरविंद घोष कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। वह गरम दल के 4 स्तंभों लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष में से एक थे। 1893 और 94 ईस्वी में अपने लेख में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है, अराष्ट्रवादी और पूर्णतया असफल रही है और इसकी शासकों को अप्रसन्न करने के भय से स्पष्ट न कहने की नीति को कायरता की संज्ञा दी। इनके अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। वर्ष 1908 में पुलिस द्वारा मणिकतल्ला उद्यान में छापा मारकर जिन 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें अरविंद घोष भी थे। सभी के ऊपर अलीपुर षड्यंत्र करने के मामले में मुकदमा चला। अरविंद घोष को 1 वर्ष की सजा हुई, किंतु बाद में साक्ष्य के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया। जब उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो उनको छोड़ दिया गया। कालांतर में वे आतंकवादी क्रियाकलापों से अलग होकर सन्यासी बन गए। कौन? अरविंद घोष, तथा पांडिचेरी चले गए। 141 नंबर प्रश्न देखते हैं कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? और ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1906 में। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई और 6 नवंबर 1905 में कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्थापित करने का फैसला हुआ। 15 अगस्त 1906 को सदगुरु दास बनर्जी जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। प्रश्न नंबर 144, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? फिर वही पूछ रहा है यहाँ पर कि गरम दल में कौन आएंगे। उत्तर आपका हो जाएगा लाल बाल पाल और घोष में कौन है? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। उग्रवाद के 4 प्रमुख स्तंभों लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष में बाल गंगाधर तिलक इस विचारधारा के अग्रदूत थे। उन्होंने कांग्रेस की अनुनय विनय नीति की आलोचना की। अनुनय विनय नीति किसको कहते थे? नरम दल को। तिलक ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि यदि हम वर्ष में 1 बार मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। कौन? तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि यदि हम वर्ष में 1 बार मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। दादा भाई नौरोजी तथा गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के उदारवादी दल के नेता थे, जबकि एम.जी. रानाडे समाज सुधारक थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 145। इसमें है कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी, क्या थी? असहयोग, राजा वामबद्ध आंदोलन, अनुकूलन, प्रविघटन। उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर, उत्तर हो जाएगा राजा वामबद्ध आंदोलन। ठीक है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति पूछ रहा है तो पद्धति है राजा वामबद्ध आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 145 हो गया। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति राजा वामबद्ध आंदोलन अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। प्रश्न नंबर 146 है कि शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर हैं? शेर ए पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। लाला लाजपत राय शेर ए पंजाब के नाम से भी जाने जाते हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता तथा पूरे पंजाब के प्रतिनिधि थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। साइमन कमीशन के विरोध में एक जुलूस का नेतृत्व करते समय
लाला जी लाठियों के प्रहार से घायल हो गए। परिणाम स्वरूप 27 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया। कहा जाता है कि लाठियों के प्रहार से उनको गंभीर चोटें आई और उनको अस्पताल में भर्ती कर दिया गया और उसी से जूझते हुए उनका देहांत हो गया 27 नवंबर 1928 को। 147 नंबर प्रश्न है कि अभिनव भारत से कौन संबंधित है? अभिनव भारत से वी.डी. सावरकर संबंधित है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इधर दिया गया है अभिनव भारत स्थापना वर्ष है 1904, स्थान है नासिक महाराष्ट्र और संस्थापक हैं वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर विनायक दामोदर सावरकर का नाम है वी.डी. सावरकर, ठीक है। इनके द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा जिसका नाम है अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया, ठीक है। पहले उसका नाम क्या था? 1899 में मित्र मेला और उसी को 1904 में अभिनव भारत के नाम से परिवर्तित कर दिया गया। प्रश्न नंबर 148 है कि मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 1908 में, ठीक है। 1908 में मुजफ्फरपुर में जो किंग्सफोर्ड की हत्या की गई थी, हत्या का प्रयास 1908 में किया गया था। उसमें कौन कौन थे आइए देख लेते हैं। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दे दी गई, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 है कि निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। उत्तर आपका हो जाएगा द हिंदू था, बंगाली था, दी महरत्ता था, द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, ठीक है। द टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। इसके अतिरिक्त द हिंदू, बंगाली और दी महरत्ता, इन तीनों का नाम आप लोग याद रखिएगा। ये समाचार पत्र राष्ट्रवादी सोच को बढ़ावा देने वाले थे। प्रश्न नंबर 150 है कि क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? ध्यान रखिएगा, नहीं थी पूछ रहा है कि क्रांतिकारियों से कौन पत्रिका नहीं जुड़ी थी। संध्या जुड़ी थी, युगांतर भी जुड़ा था और गदर नहीं जुड़ा था, तो यंग इंडिया ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी नहीं थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। नाम याद रखिएगा, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। किसने? सोहन सिंह भाकना ने। इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला जिसमें इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। युगांतर तथा संध्या पत्रिकाएं भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थीं। प्रश्न नंबर 151 कि नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो केसरी आप लोगों को तो पता है कि तिलक का है, किसमें 2 नंबर पर तिलक है? सी नंबर में 2 नंबर पर तिलक है, ठीक है। लेकिन जी सुब्रमण्यम अय्यर इनका द हिंदू नहीं है। आगे देखते हैं और होगा ऑप्शन, हाँ, बाल गंगाधर तिलक, जी सुब्रमण्यम है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा, गोपाल कृष्ण गोखले। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक बार और देख लेते हैं। द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी। उत्तर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। द हिंदू, केसरी, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है।
जी सुब्रमण्यम अय्यर, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा और गोपाल कृष्ण गोखले। हिंदुस्तानी गोपाल कृष्ण गोखले, बंगाली सुरेंद्रनाथ गंगा प्रसाद वर्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 51 हो गया। यहाँ पर दिया गया है किसका कौन है। द हिंदू, जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी बाल गंगाधर तिलक, बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा, सुधार गोपाल कृष्ण गोखले। इस तरह से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सुधारक आप लोगों को तो पता ही होगा और केसरी सबको पता ही है और बंगाली, ये 3 पता है तो आप लोग कर ले जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 है कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा, किसने कहा। बाल गंगाधर तिलक ने कहा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। ये सबको पता है, छोटे छोटे बच्चे भी बता देते हैं, लेकिन ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि कब कहा था। 1916 में, जब लखनऊ अधिवेशन 1916 में इन्होंने कहा था। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। तिलक राजनैतिक उग्रवाद तथा आक्रामक राष्ट्रवाद में विश्वास करते थे। इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई और तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। तो ये भी याद रखिएगा, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता कब हुआ। लखनऊ अधिवेशन 1916 में, और इस समझौता को लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी प्रसिद्ध है। और इसमें कौन कौन थे, तिलक और एनी बेसेंट। ठीक है, प्रश्न नंबर 153, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा। बाल गंगाधर तिलक ने कहा 1916 में। ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई तथा तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। यह समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी प्रसिद्ध है। अभी ऊपर हम लोग पढ़े हैं। 1954 नंबर प्रश्न है कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है। तो उत्तर आपका हो जाएगा मैडम भीखाजी रुस्तम कामा या मैडम भीखाजी कामा। मैडम कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। उनके माता पिता पारसी थे। सोराबजी प्रेमजी पटेल उनके पिता थे। नाम याद रखिएगा, सोराबजी प्रेमजी पटेल। उनका विवाह रुस्तम के.आर. कामा से हुआ, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में सेवा की। बाद में वे कुछ देशभक्त विद्यार्थियों एवं यूरोपियन बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गईं। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन, जो कि इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस आगे क्या है, में उन्होंने भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम फहराया। कौन, मैडम भीखाजी कामा ने। यहाँ फहराया गया यह झंडा कलकत्ता झंडे का परिवर्तित रूप था। इन्हें भारतीय क्रांति की मां, मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशनरी कहा गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 155, मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था। अभी हम लोग पढ़े हैं स्टुटगार्ट में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 156 है कि मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया। स्टुटगार्ट में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 157, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा इंडिया हाउस के संस्थापक थे। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने इंडिया हाउस की भी स्थापना की। यहाँ से एक समाचार पत्र
सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्याम जी वहाँ से पेरिस और अंततः जेनेवा चले गए। प्रश्न नंबर 158, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो बंग भंग आंदोलन के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। किस सन में हुआ, आइए जानते हैं। ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। ठीक है। प्रश्न नंबर 159 है कि लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? तो 1911 में रद्द हो गया वह। ठीक है। आइए इसके बारे में जानते हैं कि दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। और ये प्रश्न पूछा गया है कि दिल्ली को, कलकत्ता पहले भारत की राजधानी थी और कब दिल्ली को नई राजधानी बनाने की घोषणा की गई? तो 1911 में। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बनाया गया, जैसा कि उसकी स्थिति 1874 ईस्वी में थी, तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। अगला प्रश्न है 160। प्रश्न नंबर 160, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? अपने लिए संविधान बनाने का अधिकार, परंतु ऐसा नहीं हुआ। स्वशासन सुनिश्चित करना, उत्तरदायी सरकार, स्वयं की सरकार। वो चाहते थे अपना सरकार सुनिश्चित करना, यानी स्वशासन सुनिश्चित करना। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। कांग्रेस ने स्वराज संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा की एवं 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए। ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने आज की क्लास में 40 प्रश्न को पढ़ लिया। ठीक है। 40 प्रश्न को हम लोगों ने पढ़ लिया और इसी तरह से ये क्लास रेगुलर चलती रहेगी परीक्षा के समय तक। ठीक है। और हर क्लास में हम लोग 40 प्रश्न को पढ़ेंगे और प्रश्नों से ज़्यादा महत्वपूर्ण इसकी व्याख्या है। तो आप लोग एक क्लास को देखना न भूलें, और जो लोग इससे पहले वाले जो 8 क्लास हैं उसको नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं। वो क्लास भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी, ये प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में 40 प्रश्नों के साथ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।